गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब देखिए, हमने जो कल टॉपिक किया था, आई थिंक हीफो मेथड तक हुआ था, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। कि इसमें मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के जो मेथड्स चल रहे हैं, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में प्राइसिंग के, कि किस तरह से जो है वो स्टॉक परचेज़ करने के बाद जो स्टोर में, फैक्ट्री में इशू किया जाता है स्टोर से, वो किस रेट पर किया जाता है। तो हमने लास्ट मेथड किया था हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, जिसमें आपको ये बताया था कि मटेरियल परचेज्ड एट द हाईएस्ट प्राइस, कि जो हाईएस्ट प्राइस है उस पर जो मटेरियल परचेज़ किया जाएगा वो इशू किया जाएगा पहले, है ना। तो इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा मटेरियल किस रेट पर इशू हुआ है, और जो हाईएस्ट प्राइस होगा उस पर हम इशू करेंगे। तो जो पिछले जो मेथड थे फीफो एंड लीफो, उसके जो ड्रॉबैक थे वो इसने जो है वो कवर कर लिए, उस ड्रॉबैक को इसने ख़त्म किया। कि जैसे जो लास्ट मेथड था लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, उस मेथड में क्या था कि जो लास्ट में आएगा वो पहले इशू होगा, है ना। तो उसमें जो पहले वाला था वो रखा रहेगा। तो उसमें भी ये होता है कि अगर आपके जो प्राइजेज़ हैं वो राइज़ हो रहे हैं तो वो मेथड सूटेबल था, है ना। और जो फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो तब सूटेबल है जब आपके जो प्राइजेज़ हैं वो कम हो रहे हैं, है ना। जो पहले आया उसको पहले इशू करो। लेकिन ये जो मेथड है वो दोनों सिचुएशन में, चाहे प्राइजेज़ बढ़ रहे हों चाहे प्राइजेज़ कम हो रहे हों, मतलब अगर जो प्राइजेज़ फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो फिर ये मेथड सूटेबल है ना, क्योंकि इसमें हाईएस्ट प्राइस पर ही जो स्टॉक है उसको इशू किया जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट आता है बेस स्टॉक मेथड। इसमें क्या होता है कि इस मेथड में हम एक बेस स्टॉक जो है वो मिनिमम स्टॉक वो रख लेते हैं कि जो आपका हमेशा स्टोर में रहना चाहिए, है ना। तो वो जो स्टॉक है वो किसी के मेथड के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, फीफो के अकॉर्डिंग भी, लीफो के अकॉर्डिंग भी। जैसे हम कहते हैं कि हमारे गोडाउन में कम से कम 200 यूनिट्स हमेशा रहनी चाहिए, है ना। मूवमेंट होती रहेगी, आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन मिनिमम बैलेंस हमें मेंटेन करना है। तो ये इस मेथड की क्वालिटी है कि इसके अंदर जो मिनिमम स्टॉक है उसी को हम कहते हैं बेस स्टॉक, कि उसको मेंटेन करना है। और वो किस रेट पर मेंटेन करना है वो आपको मेंशन होता है कि 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग, या लास्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग। तो ये मेथड भी उन इंडस्ट्रीज़ में यूज़फुल है जहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वो कंटिन्यूटी में आता रहता है, और आपको जो है वो मिनिमम स्टॉक की रिक्वायरमेंट उसमें हमेशा रहती है। देखिए इलस्ट्रेशन 12, इसमें देखो जो क्वेश्चन दिया है, शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन स्टोर्स लेजर। सबसे पहले आपको 1 जनवरी का दिया है रिसिप्ट, 10 जनवरी ये रिसिप्ट दी है, और इसके साथ साथ ये इशू भी दिया है। नीचे लास्ट लाइन देखो, एज्यूम बेस स्टॉक इज़ 200 किलोग्राम एट द रेट ऑफ ₹8। अब देखो यहाँ रेट मेंशन है कि आपको बेस स्टॉक जो मेंटेन करना है वो 200 किलोग्राम मेंटेन करना है, कि कम से कम इतना स्टॉक आपको रखना है, और मेथड यूज़ करना है वो है फीफो मेथड। अब देखिए, सबसे फर्स्ट डेट 1 जनवरी, 2000 किलोग्राम का रिसिप्ट है एट द रेट ऑफ 8। तो आप इसको शो करोगे रिसिप्ट में 2000 किलोग्राम एट द रेट ऑफ 8, ये आपका बैलेंस आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट डेट 1 जनवरी के बाद 6 जनवरी को इशू है 600, तो आपके पास एक ही है 8 रुपीज़ का, तो आप इसके अकॉर्डिंग इशू कर देंगे 600 किलोग्राम एट द रेट ऑफ 8। अब जो बैलेंस बचा वो कितना बचा, 1400 एट द रेट ऑफ 8, है ना। तो 11,200। नेक्स्ट देखो 6 जनवरी के बाद नेक्स्ट डेट है हमारी 10 जनवरी। 10 जनवरी को रिसिप्ट है 500 किलोग्राम एट द रेट ऑफ 10। अब आपके पास दो रेट हो गए, एक 8 रुपीज़ और एक 10 रुपीज़। अब देखिए नेक्स्ट आपका 10 जनवरी के बाद नेक्स्ट डेट 12 जनवरी को इशू है 600 का। आप देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो पहले आया उसको पहले इशू करेंगे। तो पहले वाला जो रेट है वो आपका 8, दूसरे वाला जो है वो 10। तो ये जो 600 है, इसमें जो फर्स्ट आपका 2000 किलोग्राम था वो बचा हुआ है, तो आपको पहले 600 के अकॉर्डिंग 8 रुपये के अकॉर्डिंग आप इशू कर देंगे। अब आपका बैलेंस बचा 800 एट द रेट ऑफ 8 और 500 एट द रेट ऑफ 10। उसके बाद देखो नेक्स्ट इशू या रिसिप्ट डेट देखिए, 12 जनवरी के बाद फिर से रिसिप्ट है 15 जनवरी की 400 किलोग्राम एट द रेट ऑफ 9। तो आप ये रिसिप्ट में शो करोगे। अब 3 रेट हो गए, 8, 10 और 9। अब 15 जनवरी के बाद देखो नेक्स्ट आपका इशू है 18 जनवरी को 1200 का। अब देखो 1200 यूनिट्स इशू करनी है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। तो सबसे पहले देखो आपका जो बैलेंस बचा हुआ है 600, ये जो 800 यूनिट्स 8 के अकॉर्डिंग, तो आप 800 इशू कर सकते थे, लेकिन आपको बेस स्टॉक रखना है कितना, 200 यूनिट्स का। तो इसमें से 200 छोड़कर बाकी 600 आप इशू कर देंगे, और उसके बाद अगली 500 नेक्स्ट से ले लोगे एट द रेट ऑफ 10, और बाकी जो 100 बची वो 400 में से ले लोगे 100 एट द रेट ऑफ 9।
तो ये आपका इशू आ गया 10,700। अब देखिए आपका बेस स्टॉक बैलेंस में 200 एट द रेट ऑफ 8, ये तो बैलेंस बचेगा ही, बाकी 300 एट द रेट ऑफ 9 और बैलेंस बचा 200 एट द रेट ऑफ 8। तो ये आपका बैलेंस हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपकी डेट आती है 22 जनवरी को आपने रिसीव किया 300 एट द रेट ऑफ 12, तो ये आपकी रिसीप्ट हो गई। उसके बाद देखो कि नेक्स्ट इस रिसीप्ट के बाद नेक्स्ट आपका आता है जनवरी 25 को 500 जो किलोग्राम है वो इशू किया है ना। तो ये जो 500 किलोग्राम है वो आपने इशू करने हैं। तो आप देखो आपके पास बैलेंस जो बचा हुआ है 200 तो आपने रखना ही है बेस स्टॉक, बाकी जो बचा 300 एट द रेट ऑफ 9 और 200 एट द रेट ऑफ 12 ये इशू करेंगे। तो बस यही ध्यान रखना है कि इसमें आपको बेस स्टॉक रखना है, इसको इशू नहीं करना। जो 200 एट द रेट ऑफ 8 है ये हमेशा बैलेंस में रहेगा, उसके बाद वाला इशू होता रहेगा। तो ये था बेस स्टॉक मेथड, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट छोटा सा मेथड है स्पेसिफिक प्राइस मेथड। ये मेथड कहाँ अप्लाई होता है, जहाँ कोई स्पेशल मेटेरियल परचेज़ किया जा रहा हो, मतलब रूटीन का मेटेरियल नहीं है, स्पेशल कि रेगुलर जो परचेज़ किया जा रहा है उसके लिए तो ये जो मेथड है लीफो, फीफो, हीफो है ना, या एवरेज, इन मेथड को यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर कोई स्पेशल मेटेरियल परचेज़ किया जा रहा है तो उसके लिए मेथड यूज़ किया जाएगा स्पेसिफिक प्राइस मेथड, कि इसमें अगर आपने 8 रुपीज़ का लिया या एक स्पेशली सिंपल जो मेथड है फीफो मेथड इस पर्पस के लिए यूज़ कर लिया, तो स्पेशल जॉब के लिए, स्पेशल मटेरियल के लिए स्पेशल मेथड यूज़ किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक प्राइस मेथड। तो देखिए दिस मेथड इज़ अप्लाइड व्हेन मटेरियल आर परचेज सेपरेटली फॉर स्पेसिफिक जॉब। किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए या मटेरियल के लिए जब ये इशू किया जाता है, यूज़ किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक प्राइस मेथड। अब देखो इसके क्या एडवांटेज हैं। सबसे पहला, इसकी जो कैलकुलेशन होती है बहुत कम करनी पड़ती है ना, नहीं करनी पड़ती कैलकुलेशन, क्योंकि एक मेथड इसके लिए यूज़ किया जाता है तो बहुत कम कैलकुलेशन होती है, बहुत कम पेन लेना पड़ता है। और इसमें फिर एक्चुअल कॉस्ट पता चल जाती है कि जो प्रोडक्शन है उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है ना। एंड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक बिल्कुल एक्चुअल होता है, प्रॉपर होता है, इसमें कोई अनरियलिस्टिक इनकम नहीं आती। और डिसएडवांटेज क्या है कि जहाँ पर जो मटेरियल है वो रेगुलर नेचर का है और रेगुलर ही परचेज़ किया जाता है कुछ इंडस्ट्रीज़ में, तो वहाँ पर ये मेथड सूटेबल नहीं है। इसके अलावा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है कि जो मटेरियल है उसको आइडेंटिटी को लेकर प्रॉब्लम आती है ना, कि जो मटेरियल है वो फ्रिक्वेंटली अगर परचेज़ किया जा रहा है तो कौन सा मटेरियल किस रेट पर परचेज़ किया गया है ना, स्पेसिफिक मटेरियल कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो ये था हमारा सेकेंड मेथड, स्पेसिफिक प्राइस मेथड। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा आता है एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड, जिसमें हम एवरेज को लेकर चलते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है सिंपल एवरेज मेथड। अब नाम से पता चल रहा है एवरेज, कि जितने भी प्राइजेस हैं उसका हम क्या निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया, मटेरियल परचेज़ किया 10 रुपीज़ का, फिर परचेज़ किया 12 का, फिर परचेज़ किया 13 का। अब इशू करना है, तो इशू करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 + 12 + 13 डिवाइडेड बाय 3, इसका एवरेज निकालकर उस रेट पर जो मटेरियल है उसको इशू किया जाता है। तो देखिए अंडर दिस मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द इशू प्राइस द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज्ड इज़ नॉट कंसिडर्ड। ये नहीं देखा जाता कितनी क्वांटिटी खरीदी, सिर्फ क्या देखा जाता है, प्राइस। एवरेज प्राइस इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग द प्राइजेज एट विच मटेरियल ऑन डिफरेंट डेट्स वर परचेज ड्यूरिंग द पीरियड एंड डिवाइडिंग द टोटल ऑफ दीज प्राइजेस बाय द नंबर ऑफ प्राइजेस। तो इससे डिवाइड करके आप जो है वो एवरेज प्राइस निकाल लेते हैं और उस प्राइस पर मटेरियल इशू कर दिया जाता है। आप देखो इसके एडवांटेज क्या हैं, कि लीफो फीफो वाले जो डिसएडवांटेज थे उससे छुटकारा मिल जाएगा, कि मिक्स्ड फॉर्म ऑफ प्राइस है, कि आप जो है वो एवरेज निकाल लेते हैं और उस बेस पर ना तो ये देखेंगे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ना, कि उनका ही एवरेज निकाला और उस पर ही आपने इशू कर दिया। सेकंड, टेंडेंसी ऑफ इक्वालिटी इन प्राइस, कि जनरली जब एवरेज निकालते हैं तो इक्वल से प्राइस ही आ जाते हैं, इक्वल से प्राइस पर ही जो है वो इशू होता है। और डिसएडवांटेज क्या है, अनरिलायबल रिज़ल्ट, कि इसमें कुछ एक्यूरेट नहीं होता कि आपने कितने पर इशू किया है ना, कभी 10 रुपीज़ आएगा, कभी 10.53 भी आएगा, डेसिमल्स में भी आएगा, तो इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो इतने रिलायबल नहीं होते और कैलकुलेशन करनी पड़ती है हमेशा कि अब किस रेट पर जो है वो इशू करना है, तो कैलकुलेशन प्रॉब्लम भी आती है। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 13। देखो यहाँ पर सबसे पहले 4 दिसंबर को एक रिसिप्ट है 200 किलोग्राम की
एट द रेट ऑफ 10। तो नीचे रिसिप्ट में आप दिखा दोगे 200 किलोग्राम एट द रेट ऑफ 10, 2000। उसके बाद देखो 4 दिसंबर के बाद 6 दिसंबर को इशू है, तो अभी तो आपके पास एक ही मटेरियल है 10 रुपीज़ का, तो ऑब्वियसली आप 10 पर इशू करोगे, तो 100 किलोग्राम एट द रेट ऑफ 10 ये इशू हो जाएंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है 18 दिसंबर, देखो 6 के बाद 18 है। अब आपने रिसीव किया 300 किलोग्राम एट द रेट ऑफ 12, 3600। अब आपके पास दो प्राइस हो गए 10 और 12 पर केजी का, है ना। अब देखो नेक्स्ट इशू है 20 दिसंबर को 200 किलोग्राम का। तो अब ये जो 200 किलोग्राम है वो किस रेट पर इशू होंगे, 10 + 12 डिवाइडेड बाय 2। नीचे देखो वर्किंग नोट्स में 10 + 12 डिवाइडेड बाय 2, 11 पर ये इशू किए जाएंगे। तब आपका जो इशू होगा वो 200 किलोग्राम 11 के अकॉर्डिंग होगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा एवरेज प्राइस कैसे निकालते हैं, कि जो भी मटेरियल उससे पहले आपने परचेज़ किया हुआ है पर किलोग्राम उसको टोटल करके डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं, यहाँ 2 है तो हमने 2 से डिवाइड किया, तो 11 रुपीज़ के अकॉर्डिंग ये इशू होगा। अब जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस आप बैलेंस में से जितना इशू हुआ वो डिडक्ट करके बाकी बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद देखो फिर रिसिप्ट है 100 किलोग्राम एट द रेट ऑफ 16, 22 दिसंबर को, ये आप रिसिप्ट में लिखोगे। और फिर इशू है 25 दिसंबर को 300 का, है ना। तो यहाँ पर भी आपकी 3 जो परचेजेस हैं 10, 12 और 16 थी। 10 तो हो चुकी, है ना, 200 था वो इशू हो चुका। अब जो बचा 12 और 16, तो 12 + 16 बाय 2, तो ये आपका आ गया 14। ठीक है, नीचे देखो नोट में दे दिया कि द इशू इज़ आउट ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिसंबर 18 एंड 22, हेंस एवरेज ऑफ दीज मटेरियल या 2 डेट्स विल बी टेकन। तो ये था आपका एवरेज प्राइस मेथड, और आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको पढ़ के रखना, फिर कल हम बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है जो लेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड।